नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम एमए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के छात्रों के लिए विल्फ्रेड पेरेटो से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। विल्फ्रेड पेरेटो ने समाजशास्त्र में कई सारे सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों में वैज्ञानिक समाजशास्त्र की अवधारणा, तार्किक में तार्किक क्रियाएँ, भ्रांत तर्क की अवधारणा, अवशेष की अवधारणा तथा समाज के चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांत या एलीट वर्ग के परिवर्तन के सिद्धांत को महत्वपूर्ण सिद्धांत माने जाते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएं। तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं से विल्फ्रेड पेरेटो का मानना है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वह लक्ष्य से संबंधित होते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करना मनुष्य का ध्येय होता है। वह जो भी कार्य करता है वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही करता है। जब क्रिया तर्क संगत सबसे रूप से साधन और साध्यों के बीच संबंध दर्शाती है तो ऐसी क्रियाएं तार्किक क्रियाएं कहलाएंगी। तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय यह है कि इनमें तर्क होता है, साधन और साध्य के मध्य संबंध होता है। साधन और साध्य के यानी जो हमारा लक्ष्य है, जो हम साधन प्रयोग कर रहे हैं, उनमें सीधा संबंध होता है। उदाहरण के लिए एक विश्वविद्यालय का छात्र जो है अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करता है, तैयारी करता है, तो यह उसकी क्रियाएं तार्किक क्रियाएं कहलाएगी, क्योंकि उसमें सीधा संबंध है कि वह तैयारी क्यों कर रहा है, अच्छे नंबर लाने के लिए या नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से जो भी क्रियाओं में सीधा संबंध होता है, तर्क जो वह कार्य कर रहा है और जो उसका परिणाम है, यानी जो उसका परिणाम प्राप्त होगा, उसमें कोई अंतर नहीं है, तो ऐसी क्रियाएं तार्किक क्रियाएं कहलाएंगी। ऐसी तर्क सम्मत क्रियाओं में वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों में संबंध दर्शाने का प्रयास किया है। विल्फ्रेड पेरेटो ने वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों में संबंध दर्शाने का प्रयास किया है। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह उसको तर्क संबंध समझकर ही करता है। ये उसका व्यक्तिनिष्ठ तरीका हो सकता है, लेकिन जब वह तरीका समाज के द्वारा स्वीकृत होता है तो वह तरीका वस्तुनिष्ठ तरीका कहलाएगा और वस्तुनिष्ठ तरीका ही तार्किक क्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य ये होता है कि जो चीज़ जैसी होती है उसको वैसा ही उसको दर्शित किया जाए, जबकि व्यक्तिनिष्ठ कार्य में यदि कोई व्यक्ति किसी रस्सी को सांप समझ रहा है तो ये उसका व्यक्तिनिष्ठ तरीका है। यदि कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ रहा है तो यह उसका व्यक्तिनिष्ठ तरीका है, और जब सब व्यक्ति उस रस्सी को रस्सी ही समझते हैं तब वह वस्तुनिष्ठ तरीका कहलाएगा। तो व्यक्तिनिष्ठ तरीका व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, जबकि वस्तुनिष्ठ तरीका एक वैज्ञानिक तरीका है, यानी उस पर सभी लोग सहमत रहते हैं। तो ऐसे तरीके वस्तुनिष्ठ कहलाएंगे, यानी उसमें हमारी भावनाओं का कोई प्रभाव या हमारे निजी दृष्टिकोण का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? जो वस्तुनिष्ठ तरीके की या तार्किक तरीके की या साधन और साध्य के बीच में संबंध दर्शाने वाली क्रियाएं तार्किक क्रियाएं कहलाएंगी। तार्किक क्रियाओं में संवेग नहीं होता। संवेग का मतलब भावनाएं नहीं होती। तार्किक क्रियाओं में संवेग नहीं होता, भावनाएं हमारे सेंटिमेंट्स उसमें नहीं होते, बल्कि इनमें तर्क होता है
साधन और साध्य में संबंध होता है, कार्य और कारण में संबंध होता है। तो इस तरह की क्रियाएं क्या कहलाएंगी? तार्किक क्रियाएं कहलाएंगी। अब बात आती है दूसरी क्रिया की, जिसको विल्फ्रेड पेरेटो ने अतार्किक क्रिया कहा है। अतार्किक क्रिया से तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जिनमें कार्य कारण का संबंध नहीं पाया जाता। साधन और साध्य के मध्य जो संबंध है वो भी सीधा नहीं पाया जाता। हालांकि मनुष्य उसको भ्रांत तर्क के आधार पर उचित मानता है, लेकिन वह उसका व्यक्तिनिष्ठ तरीका होता है, इसलिए वह क्रियाएं अतार्किक क्रियाएं कहलाएंगी। अतार्किक क्रियाओं के बारे में विल्फ्रेड पेरेटो का मानना है कि संपूर्ण क्रियाओं में से तार्किक क्रियाएं यदि हम निकाल दें, यानी तर्कपूर्ण वाली क्रियाएं यदि उसमें से निकाल दें, तो कौन सी क्रियाएं बचेंगी? बाकी सारा जो मैटर बचेगा वो अतार्किक क्रियाओं वाला बचेगा। अतार्किक क्रियाएं वे क्रियाएं की क्या अवस्था है? एक मानसिक अवस्था है, हमारी एक भावनात्मक क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं में जो क्रियाकलाप हैं उनमें संवेग, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं। इनका सीधा संबंध कार्य कारण में नहीं पाया जाता। और ये क्यों होती है? इसके दो आधार बताए विल्फ्रेड पेरेटो ने। इसके दो आधार बताए, अवशिष्ट की अवधारणा और भ्रांत तर्क की अवधारणा। अवशिष्ट क्या है, भ्रांत तर्क क्या है, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। एक फैक्ट होता है कि अवशिष्ट का मतलब है कि जो हमारे स्थायी रूप से भावनाएं हमारे अंदर रहती हैं, और भ्रांत तर्क का तात्पर्य होता है कि जो गतिशील है, बदलने वाली, जो परिवर्तनशील होती रहती हैं। अंग्रेजी में अवशिष्ट को रेसिड्यूज कहते हैं, जबकि भ्रांत तर्क को डाइवर्शन या डेरिवेशन कहते हैं। मनुष्य का अधिकांश भाग जो है अतार्किक क्रियाओं से ही होता है। मनुष्य का जितना भी जो हम कार्य करते हैं, जैसे कोई ऑफिस में आता है तो ऑफिस में आना उसका एक तार्किक क्रिया है, जबकि जो ऑफिस में आने के बाद वह किसी के साथ चाय पीता है, किसी के साथ या हंसी ठिठोली करता है, इस तरह के बहुत सारे कार्य करता है, और ये करीब करीब बहुत बड़ा भाग सामाजिक क्रियाओं का रहता है। तो ये क्रियाएं आदमी क्यों करता है, इसके बारे में अवशिष्ट की अवधारणा विल्फ्रेड पेरेटो ने दी, जिसमें 50 तरह के अवशिष्ट उन्होंने बताए, लेकिन 50 में उन्होंने इसको 6 भागों में विभाजित किया। 6 भागों में विभाजित किया, यानी अवशिष्ट जो हमारे अंतःकरण में स्थिर अवस्था में बसे हुए होते हैं, और भ्रांत तर्क यानी हम उनको सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, जो सबसे पहली अवशिष्ट है, वो है सम्मिलन के अवशेष, या सम्मिलन वाले। सम्मिलन के अवशेषों में कुछ समान तरीके के और कुछ विरोधी तरीके के अवशेष शामिल होते हैं। अर्थात ये जो धारणाएं होती हैं एक मानसिक अवस्था होती है, और इस मानसिक अवस्था में वो इन चीज़ों को करता है। तो सबसे जो प्रथम तरह के अवशेष हैं वो सम्मिलन के, यानी हमारे एक विरोधी और समान स्तर के जो तत्व होते हैं उनके बारे में व्यक्ति कैसे सोचते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सपने में कोई सपना देखता है, उसमें कोई फूल पत्ती या हरे पेड़ देखता है, तो उसका अर्थ माना जाता है कि जीवन में कुछ समृद्धि आने वाली है। ये समृद्धि
यानी हरियाली जो है खुशहाली का प्रतीक है। बाग देखना, पेड़ देखना, ये जीवन में खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं और यह अनुमान लगाया जाता है कि उसका आने वाला जीवन सुखमय होगा। दूसरी तरीके से आप देखेंगे कि मृत्यु को देखना। अब मृत्यु को देखने का, जहाँ पर हरियाली देखते हैं वहाँ पर तो हमने इसको खुशी या सुख का प्रतीक माना, जबकि मृत्यु देखने का जो तात्पर्य है उसका तात्पर्य लोग ये मानते हैं कि यदि किसी की मृत्यु देखते हैं सपने में तो उसका जो जीवन में वृद्धि हो जाती है। यानी एक तो सीधे सीधे देख रहे हैं कि यानी जिन चीज़ों को हम जीवन में वास्तविक रूप में अच्छा मानते हैं तो सपने में देखकर भी उनके बारे में अच्छा ही महसूस करेंगे। लेकिन यदि हम देखते हैं कि जैसे शादी देखना है या विवाह देखना है, तो विवाह के बारे में देखने का तात्पर्य है कि किसी की मृत्यु होना। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि विवाह सुख में है, लेकिन सपने में देखकर उसको बुरा मान रहे हैं। लेकिन इनका कोई भी कारण हम नहीं बता सकते कि ये इस कारण होता है या इस कारण नहीं होता। यानी समान भावनाओं को, समान चीज़ों को देखकर उनमें सीधा अर्थ भी लगाया जाता है और उल्टा अर्थ भी लगाया जाता है। सपने में हरियाली देखना सुख का प्रतीक माना जाता है, जबकि मृत्यु को देखना जो है अच्छा का प्रतीक माना जाता है, यानी आयु बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। उसी तरीके से सपने में विवाह देखना जो है बुराई का प्रतीक, यानी किसी की मृत्यु होने का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरीके से इस तरह के जो सम्मिलन है ये प्रथम तरीके के अवशेष कहलाते हैं। इनके बारे में कोई निश्चित अवधारणाएं नहीं होती है कि वो क्या ऐसा क्यों मानते हैं, और ना इनके बारे में कोई बता सकता है। अब दूसरे जो स्तर के जो तरीके हैं, दूसरे जो अवशेष हैं वो समूह के स्थायित्व के अवशेष हैं। समूह के स्थायित्व के अवशेष यानी जिनमें समूह को सभी लोग उनको ये मानते हैं कि जैसे जयंती मनाना, हम किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा उनका, हमें डायरेक्टली उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन समूह के लिए मनाते हैं। समूह में शांति स्थापित या उनकी समूह की अवधारणाओं के लिए उनको मनाते हैं। उसी तरीके से हम किसी की पुण्यतिथि मनाते हैं, और पुण्यतिथि मनाने से किसी को कोई लाभ तो होता नहीं है, लेकिन उनको मनाया जाता है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं। तो इस तरह के जो चालक हैं वो समूह के स्थायित्व के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तीसरे तरह के जो बाह्य क्रियाओं द्वारा जो भावनात्मक तरीके के चालक होते हैं, जो तीसरे तरीके हैं बाह्य क्रियाओं द्वारा, जैसे मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं या हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें भी कोई भी तार्किक संबंध नहीं होता। और तार्किक संबंध नहीं होता कि वो क्यों, उससे क्या फ़ायदा है, कोई भी नहीं बता सकता। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं ये बाह्य क्रियाओं द्वारा सम्मिलन के अवशेष या चालक, विशिष्ट चालक कहलाए जाते हैं। चौथा, सामाजिकता से जुड़े हुए अवशेष होते हैं, जिनमें कि जैसे नमस्ते करना है, किसी के नमस्ते करने से किसी को कोई लाभ तो होता नहीं या कोई नुकसान भी नहीं होने का, नहीं करेगा तो कोई नुकसान भी नहीं होने का, करेगा तो उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होने का। तो इस तरह के जो चालक हैं वो सामाजिकता से जुड़े हुए चालक होते हैं। संगठन से संबंधित विशिष्ट चालक हैं, जो संगठन को बनाए रखने वाले चालक हैं। और उसी तरीके से जो अगले जो चालक हैं यौन संबंधी चालक कहलाए जाते हैं, जिसमें ये माना जाता है
कि यौन इच्छाओं को नियंत्रण किया जाए या ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। तो इस तरह के जो चालक होते हैं, ये 6 तरह के विशिष्ट चालक जो विल्फ्रेड पेरेटो ने बताए। अब इन चालकों को, ये तो हमारे जो हैं स्थायी तरीके के चालक हैं कि हमारे जहन में बसे रहते हैं, हमारे अंदर जो अंतःकरण में बसे हुए होते हैं। अब बात आती है कि अतार्किक क्रियाओं को तार्किक बनाने के लिए या इन अवशिष्टों को क्यों इनको मजबूती के लिए किया जाता है। तो इसके बारे में विल्फ्रेड पेरेटो ने 4 तरह के भ्रांत तर्कों की अवधारणाएं दी हैं। यानी विशिष्ट चालक 6 तरीके के हैं और जबकि भ्रांत तर्क जो हैं वो 4 तरीके से उन्होंने डिवाइडेशन किया है। 4 तरह के भ्रांत तर्कों की उन्होंने अवधारणा दी। यानी जब कोई व्यक्ति किसी बात को बार बार रिपीट करता है, यानी उसको एक प्रेशर के आधार पर रिपीट करता है, तो वह भी एक तरह के भ्रांत तर्क यानी अवशिष्ट को जो है मजबूत करने के लिए कहता है। मान लीजिए कि जैसे कोई कि मैं कसम खाता हूँ या मुझे उसकी कसम है, तो इस तरीके से वो अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। दूसरी चीज़ होती है सत्ता के आधार पर। जब कोई सत्ताधारी होता है तो उसकी बात को जो है सामान्य जनता अपने आप स्वीकार कर लेती है और उसमें तर्क करने की कोई वजह वो नहीं ढूंढते। मान लिया कि जैसे किसी राजनीतिक विचार पर चर्चा हो रही है कि बहुमत कितने पर होता है, तो बहुमत यानी साधारण बहुमत 272 या 273 पर जो है लोकसभा में होता है। लेकिन यदि कोई सरकारी अधिकारी है और उसको मालूम नहीं है कि बहुमत कितने पर होता है, यदि वह उसको 250 भी कह दे तो लोग यही मान लेंगे कि ये जानकार व्यक्ति है, इसलिए उसकी बात को जो है स्वीकार कर लिया जाता है, हालांकि वह जो है सत्य नहीं होता है। तो इस तरह से जो सत्ता है, जो प्रेशर है, या जो एक प्राचीनता है, या इस तरीके से वो अपनी बात को भ्रांत तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं। तो ये उनके अवशेष की अवधारणा, तार्किक एवं अतार्किक क्रिया, और उस अतार्किक क्रियाओं को वो किस तरीके से सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में हमने आज चर्चा की। धन्यवाद।